वेलकम स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने बात कर ली थी पॉइसन समीकरण और लाप्लास समीकरण। अब इनके अनुप्रयोग के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट डालना लाप्लास समीकरण का अनुप्रयोग। लाप्लास समीकरण का अनुप्रयोग। लाप्लास समीकरण का अनुप्रयोग लाप्लास समीकरण का अनुप्रयोग। और इसमें डालना फर्स्ट या एक ही है, इसमें दो आवेशित समांतर प्लेटों के मध्य दो आवेशित समांतर प्लेटों के मध्य विभव व विद्युत क्षेत्र। फर्स्ट हेडिंग डालना विभव व विद्युत क्षेत्र। लाप्लास समीकरण के अनुप्रयोग में डालना फर्स्ट इसका जो अनुप्रयोग है, एक ही अनुप्रयोग है, एक लाप्लास का एक पॉइसन का है। तो उसमें है दो आवेशित समानांतर प्लेटों के मध्य विभव व विद्युत क्षेत्र। समानांतर या समांतर कैसे भी लिख सकते हो। इस तरह से यहाँ पर दो प्लेटें रखी हुई हैं, इस तरह से एक नीचे रखी हुई है, एक ऊपर रखी हुई है। तो यहाँ पर तो एक्स वाई तल में रखी हुई है, इसके लिए तो जेड इक्वल टू 0 होगा। इसके लिए जेड इक्वल टू कितनी डिस्टेंस पे ले ली हमने इसको, डी पर। इस तरह से दो प्लेटें रखी हुई हैं, एक्स इस तरह से है, वाई इस तरह से और जेड इस तरह से है। तो इस तल में इस तरह से रखी हुई है, एक तो ऊपर और एक नीचे। ये कितनी डिस्टेंस पर ली है हमने, जेड इक्वल टू डी डिस्टेंस पर हमने ली है। इस पर विभव का मान फाई 1 है, इक्वल टू 0 है, और इस पर फाई 1 या 0 नहीं है, फाई 1 है, और इसको बोल दिया हमने विभव को कितना, फाई 2। मतलब हम एक प्लेट से दूसरी प्लेट की ओर जब जा रहे हैं तो उस पर विभव चेंज हो रहा है फाई 1 से फाई 2। तो कौन सी दिशा में जाने पर हो रहा है, वो जेड दिशा में जाने पर। तो फाई में जो चेंजेज आ रहे हैं केवल, और इस प्लेट पर यदि हम चल रहे हैं, कहीं पर भी चल रहे हैं, तो पूरे पर विभव का मान कितना बना हुआ है, फाई 1 बना हुआ है। लेकिन जैसे ही हम इस प्लेट से दूसरी प्लेट की ओर जाते हैं तो वहां पर फाई इक्वल टू कितना बना हुआ है, फाई 2। तो इसको हम बोल सकते हैं प्लेट 1 और इसको बोल सकते हैं प्लेट 2। इसको बोल दिया प्लेट 1, इसको बोल दिया प्लेट 2। इस तरह से इस चित्र को बनाए, पहले इस हेडिंग को डालकर इस चित्र को बनाए। और बीच में इन दोनों प्लेटों के बीच में जो आवेश घनत्व है वो दे रखा है आपको रो इक्वल टू 0। क्या दे रखा है, रो इक्वल टू 0। तभी लाप्लास समीकरण का हम यूज कर पाएंगे। दो प्लेट हैं जो एक दूसरे के समानांतर हैं, पैरेलल है बिल्कुल इस तरह से, ठीक है। इस तरह से रखी हुई है, जेड अक्ष पे उनके डिस्टेंस है दोनों के बीच की डी, स्मॉल डी, जेड इक्वल टू डी। चित्र को बनाए पहले इसको। हाँ, मूल बिंदु हो जाएगा ये। तो देखें
यहाँ पर दो प्लेट हैं जिन पर विभव है φ1 और φ2 और दोनों के बीच में आवेश का मान 0 है, तो लाप्लास समीकरण का हम उपयोग करेंगे। चित्र को बनाने के बाद इधर देखना, फोकस करो पूरा, इधर लिखना नहीं है कि डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू कितना था 0। लाप्लास समीकरण है ये, डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू 0। डेल स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर डालते हैं तो डेल टू फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू फाई अपॉन कितना हो जाएगा डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। इस तरह से हो जाएगा। जो फाई है उसमें जो परिवर्तन हो रहा है φ1 से φ2 वो कौन सी दिशा के अकॉर्डिंग हो रहा है, जेड दिशा के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो इसलिए चूंकि यो लिख सकते हैं, चूंकि फाई में परिवर्तन जेड अक्ष के अनुदिश है, जेड अक्ष के अनुदिश है, अतः क्या होगा डेल फाई अपॉन डेल वाई, यानी फाई में वाई के सापेक्ष परिवर्तन और फाई में जेड के सापेक्ष परिवर्तन दोनों ही क्या होंगे, यहाँ पर 0 होंगे। तो सिंगल डेरिवेटिव 0 है तो डबल डेरिवेटिव भी 0 हो जाएगा। तब इसको हम लिख सकते हैं समीकरण 1। तो तब समीकरण 1 से अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा डेल टू फाई अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, क्योंकि वाई वाली टर्म और एक्स वाली टर्म में कितनी हो जाएंगी 0, ये हो जाएगा। अब इससे विभव निकालना है, विभव कहाँ है यहाँ पर फाई, इसका डबल डेरिवेटिव हो रहा है। तो डेरिवेटिव को अगर हमें यहाँ से हटाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो समाकलन करने पर बता सकते हो, समाकलन करने पर कितना आएगा, यदि हम इसका समाकलन करें एक बार तो डेल फाई अपॉन डेल जेड हो जाएगा और वो कितना आएगा, एक कांस्टेंट आएगा c1, क्योंकि 0 है तो इधर तो इसका 0 हो जाएगा, लेकिन एक कांस्टेंट आएगा c1। इसी तरह से अगर इसका एक डेरिवेटिव बच गया तो पुनः समाकलन करेंगे, पुनः समाकलन करने पर जेड के सापेक्ष हो रहा है ये, पुनः करेंगे तो कितना हो जाएगा फाई इक्वल टू c1 जेड और फिर नया कांस्टेंट आ जाएगा c2। इस तरह से फाई इक्वल टू c1 जेड प्लस c2। इस तरह से इक्वेशन नंबर इसको बोल दिया हमने 1 चल रहा है, इसके बाद इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 2, यहां तक बोल दिया। अब यहाँ पर c1 और c2 दो कांस्टेंट हैं, इनकी वैल्यू हमें निकालनी है लेकिन जगह नहीं है यहाँ पर, तो इसको बाद में करेंगे। चलो लिखते हैं, पहले इसमें चित्र बना लिया है उसके बाद लिखें। माना xy तल में दो समानांतर प्लेटों के मध्य की दूरी, माना xy तल में दो समानांतर प्लेटों के मध्य की दूरी स्मॉल d है तथा इनके विभव क्रम से φ1 व φ2 है, तथा इनके विभव क्रम से φ1 व φ2 है। एवं इनके बीच आवेश घनत्व का मान तथा इनके बीच आवेश घनत्व का मान रो इक्वल टू 0 है, तथा इनके बीच आवेश घनत्व का मान रो इक्वल टू 0 है। तब लाप्लास समीकरण से और पूरा लिख दें इक्वेशन नंबर 2 तक। पूरा लिख दें इक्वेशन नंबर 2 तक। समीकरण 2 तक लिखने के बाद आगे लिखना है इसमें
समीकरण 2 तक कंप्लीट करने के बाद इसमें C1 और C2 दो कांस्टेंट हैं, जैसे कि आप मैथ में करते हो। कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास क्या दी जाती है, कंडीशन। तो कुछ कंडीशन यहाँ पर भी दी हुई है। तो फर्स्ट कंडीशन दी हुई है, जब z इक्वल टू 0 है तब फाई इक्वल टू कितना है, फाई 1, क्योंकि z इक्वल टू 0 इस वाली प्लेट पर फाई इक्वल टू कितना दिया हुआ है, फाई 1 के बराबर दिया हुआ है। तब समीकरण 2 से निकालो फाई इक्वल टू, जब फाई 1 है कब, जब z इक्वल टू 0 है। यहां से C2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, फाई 1। समीकरण 2 में मान रखने अगर हम इस वैल्यू को पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा, फाई इक्वल टू C1 z प्लस फाई 1। इस तरह से z इक्वल टू 0 पर फाई इक्वल टू फाई 1, तो उससे हमने एक कांस्टेंट निकाल लिया C2 और इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब सेकंड वाली कंडीशन लगाते हैं कि जब z इक्वल टू कितना है, d है। जब z इक्वल टू d है तो उस पर फाई कितना है, तब फाई इक्वल टू कितना दिया हुआ है हमारे पास, फाई 2। जब z इक्वल टू d है तब उस स्थिति में विभव उस प्लेट पर कितना दिया हुआ है, फाई 2। एक प्लेट पर सेम बना हुआ है, नीचे वाली जो प्लेट है 1, उस पर हमेशा यहाँ पर जाओ, कहीं पर भी जाओ, उस पर विभव फाई 1 बना हुआ है। मतलब x और y के अकॉर्डिंग वो चेंज नहीं हो रहा है, चेंज हो रहा है ऊपर की ओर जाने पर। तो फाई इक्वल टू फाई 2। अब देखें यहाँ पर z इक्वल टू, तब समीकरण 3 से, अतः समीकरण 3 से कितना हो जाएगा बताओ, फाई इक्वल टू फाई 2 हो जाएगा C1 d प्लस के फाई 1। ये हो जाएगा z इक्वल टू d है तब फाई इक्वल टू फाई 2। तो यहां से C1 d इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास फाई 2 माइनस के फाई 1, और हमें C1 की वैल्यू चाहिए तो वो कितनी हो जाएगी, फाई 2 माइनस के फाई 1 अपॉन में स्मॉल d। ये किसकी वैल्यू आई, C1 की। इक्वेशन नंबर इसको बोल दिया 4। तो समीकरण 4 से वैल्यू पुट कर देंगे किसमें, 3 में। समीकरण 4 से 3 में मान रखने पर समीकरण 4 से अगर हम 3 में इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ हमारे पास, C1 की वैल्यू रख देंगे फाई 2 माइनस के फाई 1 अपॉन में d, ये z, और प्लस में कितना हो जाएगा, फाई 1। इस तरह से हमारे पास जो विभव है वो कितना निकल कर आ गया, ये निकल कर आ गया। यहाँ पर C1 और C2 की वैल्यू हमने दो कंडीशन लगाते हुए निकाल ली। इक्वेशन नंबर इसको दे देंगे हम 5। तो विभव तो निकल गया, लेकिन एक और चीज पूछ रहा है वो विद्युत क्षेत्र, उसको भी निकालेंगे। पहले यहां तक लिखें। कंप्लीट करो यहां तक।
तो देखो ये समीकरण उस चीज को सेटिस्फाई कर रही है नहीं कर रही है कि जब z इक्वल टू 0 है तब फाइव इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 1, लेकिन जब z इक्वल टू कितना होगा d, तो d पर d से d कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 2 माइनस 5 1, 5 1 से 5 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5 इक्वल टू कितना बचेगा 5 2। वो दोनों ही समीकरण सेटिस्फाई, इन दोनों को हमने संयुक्त रूप में लिख दिया इस तरह से, और उनके बीच में कोई भी डिस्टेंस होगी z इक्वल टू d बाई 2, z इक्वल टू d बाई 4, d बाई 6 कुछ भी हो, उस पर अगर हमें विभव निकालना है तो z इक्वल टू इसमें पुट कर देंगे। वो भी दोनों के बीच में अगर कहीं पर भी हमें विभव निकालना है कि 5 1 से 5 2, तो उसके बीच में यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया, यहाँ कुछ ले लिया, उस हिसाब से हम उसका क्या निकाल सकते हैं, विभव निकाल सकते हैं। तो लिखना इसके आगे लाइन, उपरोक्त समीकरण 5 लिखना, उपरोक्त समीकरण 5 उपरोक्त समीकरण 5 दोनों प्लेटों के मध्य विभव को व्यक्त करती है। उपरोक्त समीकरण 5 दोनों प्लेटों के मध्य विभव को व्यक्त करती है। इसके आगे लिखना, चूंकि हम जानते हैं कि E इक्वल टू माइनस की ग्रेडियंट फाइव, चूंकि हम जानते हैं कि E इक्वल टू माइनस की ग्रेडियंट फाइव। अब देखें इधर एक बार कि E वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ग्रेडियंट की वैल्यू रखेंगे आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, इस तरह से, और यहां पर आ जाएगा 5 और माइनस के आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई और प्लस में के कैप डेल अपॉन डेल जेड, ठीक है। और 5 की वैल्यू यहां पर लिखेंगे हम 5 2 माइनस के 5 1 अपॉन डी इंटू जेड प्लस में 5 1, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, इसकी 5 की वैल्यू डाल दी हमने। अब चूंकि डेल अपॉन डेल एक्स और डेल अपॉन डेल वाई इनका मान तो कितना होगा 0, क्योंकि वो परिवर्तन जो हो रहा है जेड अक्ष के अनुदिश हो रहा है, तो यहाँ पर जो ई वेक्टर हमारे पास बचेगा वो माइनस के कैप डेल अपॉन डेल जेड इतना ही बचेगा, माइनस की कैप, ये वाली टर्म 0 ये भी 0, इस पर लगेगा केवल ये 5 2 माइनस के 5 1 अपॉन में डी जेड प्लस के कितना 5 1, तो इसका हम डेरिवेटिव करेंगे जेड के रेस्पेक्ट में, तो माइनस की कैप अपनी जगह है, यहाँ पर कांस्टेंट है 5 2 माइनस के 5 1 अपॉन डी कांस्टेंट है, जेड का कितना हो जाएगा 1, ठीक है, इतना बचेगा, और 5 1 का कितना हो जाएगा 0, क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो केवल हमारे पास कितना बचेगा माइनस के कैप 5 2 माइनस 5 1 अपॉन डी, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 1 माइनस के 5 2 अपॉन डी के कैप, मतलब इतना इसका की कैप, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, यहाँ पर एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो लिखते हैं इसको, तो इसके द्वारा हम किसको निकाल सकते हैं, विद्युत क्षेत्र को। तो विभव समीकरण 5 से निकाल सकते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं समीकरण 6 से। तो ये कंप्लीट हो गया आपका। इसके बाद पॉइसन समीकरण का अनुप्रयोग है, रेडी डाल देना, पॉइसन समीकरण का अनुप्रयोग, इसको कंप्लीट करने के बाद और उस पॉइसन समीकरण के अनुप्रयोग को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, यहां तक इसको कंप्लीट कर लेना
और आपकी जो वीडियोस हैं क्रम से डली हुई हैं, जिनकी भी पीछे की रह गई हैं वो क्रम से किस पर जाकर आपका यूट्यूब चैनल है इस नाम से अग्रसेन गर्ल्स कॉलेज खेड़ली, ये वाला चैनल है आपका अग्रसेन गर्ल्स कॉलेज खेड़ली। ठीक है, इस चैनल पर आप जाकर सभी जो वीडियोज हैं उनको आप देख सकते हो। पर्टिकुलर वहां पर वीडियो सेक्शन में जाकर आपको वहां पर मिल जाएंगे। क्रम से नीचे से ऊपर की ओर जाओगे तो 1 2 3 इस तरह से लेक्चर क्रम से डले हुए हैं। और लेक्चर ये शायद आपका चल रहा होगा लेक्चर 28 या 29 है ये लेक्चर। कौन सा नंबर का लेक्चर है ये? 29 नंबर का लेक्चर होगा समथिंग। तो इस तरह से आप देख सकते हो पर्टिकुलर इनको। और ऐसे नहीं कि बीच में से देखना प्रारंभ करें, स्टार्टिंग से देखें तभी, क्योंकि एक दूसरे से जो चीज है वो यहाँ पर रिलेटेड है। तो क्रम से ही देखें 1 2 3 इस तरह से, ऐसे नहीं पहले ही 5वां उठा लिया फिर 10वां उठा लिया, ऐसे समझ में नहीं आएगा। और पर्टिकुलर अपने नोट्स बनाए यहाँ से, क्योंकि जो यहाँ पर हो जाएगा उसको फिर क्लास में नहीं करवाया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आज के लिए इतना ही। थैंक यू।